का नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एटीआर की रिपोर्ट आई सामने। देश के करीबन 763 सांसदों के पास 30,000 करोड़ की संपत्ति। सबसे अमीर हैं किस राज्य के सांसद, ये आपको बताएंगे आज के खबरनामे में। वहीं बात करेंगे वेदर अपडेट्स पर। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत काफी राज्यों में आईएमडी से अलर्ट। रेल रोड से भारत पहुंचेगी दुनिया। खजाना भरने की तैयारी शुरू। जाने क्या है आईएमईसी का प्रोजेक्ट। इलेक्शंस और राजनीति की दुनिया से बात करें तो आज दंतेवाड़ा में नक्सलियों के विरुद्ध हुंकारा भरेंगे अमित शाह। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। खेल की दुनिया से बात करें तो रोहित और विराट की जोड़ी ने रच दिया है इतिहास। ओडीआई में बनाया नायाब रिकॉर्ड। वहीं केरल में हुई जानलेवा निपाह की वापसी। इस घातक वायरस के बारे में भी आज हम जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो तालिबान ने अफगानी लोगों की स्वतंत्रता पर किया प्रहार। मानवाधिकार का हो रहा पतन, यूएन की एक रिपोर्ट। इसी के साथ आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एटीआर ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश के सांसदों की औसत संपत्ति 38.33 करोड़ रुपए है। इनमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को शामिल किया गया है। वहीं कुल सांसदों की पूरी संपत्ति 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। समाचार एजेंसी IANS ने बताया कि एटीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के 763 मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 29,251 करोड़ रुपए है। जी हां, रिपोर्ट में बताया गया कि भाजपा के कुल 385 सांसदों की पूरी संपत्ति 7,051 करोड़ रुपए है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आंकड़े सांसदों द्वारा दायर हलफनामे से निकाले गए हैं, जो सांसदों द्वारा चुनाव के समय दायर की जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सांसदों की जो एक औसतन संपत्ति होती है वो 38.33 करोड़ रुपए है। जो आपराधिक मामले वाले सांसद होते हैं उनकी औसतन संपत्ति 50.03 करोड़ रुपए है और बिना आपराधिक मामलों वाले सांसदों की औसत संपत्ति 30.50 करोड़ रुपए है। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरनामा में अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने उमस भरी गर्मी से तो राहत दिलाई है, लेकिन आम जनता के लिए मुश्किलें भी खड़ी करती हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा में रेड अलर्ट और छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा भी साफ रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी में बुधवार तक बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में बुधवार को शुक्रवार तक बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बिहार में भी अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बताया कि उड़ीसा में 12 और 13 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से जल भराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील भी की है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को भारत के लिए काफी फायदेमंद और सफल समिट माना जा रहा है। इस बैठक के दौरान भारत ने अमेरिका, यूरोप और अरब देशों को साथ लाकर एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी सहमति बनाई गई है, जिस पर जल्द ही काम शुरू हो सकता है। G20 शिखर सम्मेलन यानी कि G20 समिट में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC का ऐलान किया गया है। इस प्रोजेक्ट को चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की काट माना जा रहा है। अब तक चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया के तमाम देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, लेकिन माना जा रहा है कि अब चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। आइए जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट भारत और दुनिया के लिए इतना अहम आखिर क्यों है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉरिडोर सिल्क रूट और स्पाइस रूट से भी ज्यादा अहम होगा। गौरतलब है कि प्राचीन भारत में सिल्क रूट और स्पाइस रूट के जरिए कपड़ों और मसालों का व्यापार होता था। उस दौरान भारत दुनिया के तमाम देशों में अपना सामान निर्यात करता था। इसी वजह से प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध थी। माना जा रहा है कि आर्थिक कॉरिडोर इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक होगा। G20 सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत पश्चिम एशिया और यूरोप कारोबार के मामले में और मजबूती से जुड़ेंगे।
इस प्रोजेक्ट के पूरे होने में कितना खर्च आएगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 20 अरब डॉलर खर्च किए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर शामिल होंगे। इसका पूर्वी कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, वहीं उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रेल और बंदरगाह नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा राज्य के 2 कोनों से परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच उत्तर में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में नक्सली भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा आएंगे और छत्तीसगढ़ में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे जिलों में नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्या से उनका मनोबल टूटा हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आज नक्सल कर दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। शाह यहां नक्सलियों के विरुद्ध मोर्चा खोलने को तैयार हैं। वह आज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और विशेषज्ञों की माने तो यह आयोजन यह संदेश देगा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का दबदबा है। नक्सली हमले में 30 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इसके पहले शाह 19 मार्च को जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 84वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। बस्तर के झीरम में 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसलिए यहां आयोजित कार्यक्रम की सुरक्षा पुलिस के लिए भी कड़ी चुनौती है। हालांकि बीजापुर, सुकमा और अंतागढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा नहीं होगी। बस्तर में नक्सली लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया था, लेकिन नक्सल धमकी के चलते बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। बात अगर खेल की दुनिया की करें तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे एशिया कप के सुपर 4 मैचेस में से इतिहास रच दिया है। श्रीलंका के खिलाफ रोहित विराट की जोड़ी वनडे इतिहास में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली जोड़ी बन गई है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच ने इन दोनों की जोड़ी से नया कीर्तिमान बनाया है। अब आपको बता दें कि इस मैच में शुभमन गिल का बल्ला नहीं चल सका, लेकिन गिल 25 गेंद पर 19 रन बनाकर ही आउट हुए। कप्तान रोहित ने मैच में बल्ले से कमाल किया और अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं गिल के आउट होने के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि कोहली क्रीज पर ज्यादा देर तक टिकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोहली 3 रन बनाते ही आउट हो गए। लेकिन इस दौरान 2 रन बनाते ही रोहित कोहली के बीच वनडे में 5000 रन की पार्टनरशिप भी हो गई। जी हां, दरअसल श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने कोहली के साथ मिलकर एक खास उपलब्धि हासिल की और इस शानदार जोड़ी ने एक दूसरे के साथ मिलकर वनडे फॉर्मेट में 5000 रन बना लिए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ 86 पारियों में बल्लेबाजी की है और इस दौरान 5008 रन जोड़े हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस दौरान 61 के औसत से रन बनाए हैं। कोरोना महामारी के बाद से ही हर कोई अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो चुका है। इस भयंकर बीमारी ने दुनिया भर में कई लोगों की जान छीन ली थी। ऐसे में अब लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखने लगे हैं। बीते कुछ समय से कोरोना के मामलों में कमी के चलते लोगों ने राहत की सांस तो ली थी, लेकिन अब एक और वायरस ने भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हाल ही में केरल में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ है और यहाँ 2 अननेचुरल मौतों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह निपाह वायरस ही है, जिसके बाद से ही राज्य में हड़कंप मच गया है और राज्य में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि इसे लेकर लोगों की चिंता भी काफी बढ़ गई है। और आपको अगर निपाह वायरस के बारे में बताएं तो क्वीनलैंड क्लिनिक के मुताबिक निपाह वायरस एक जानलेवा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है और यही वजह है कि इसे जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से फ्रूट बेड्स से फैलता है और जिसे उड़ने वाली लोमड़ी यानी कि फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि चमगादड़ के अलावा यह वायरस सुअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते या बिल्ली जैसे अन्य जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। यह वायरस आमतौर पर किसी संक्रमित जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे खून, मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों की स्वतंत्रता पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि तालिबानी शासन में महिलाओं और लड़कियों को बेहद क्रूर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि तालिबान के सत्ता में लौटने के 2 साल से अधिक समय बाद अफगानिस्तान में मानवाधिकार पतन की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इस स्थिति से निपटने में मदद करने का आग्रह भी किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक बैठक के दौरान तुर्क ने कहा कि अफगान महिलाओं और लड़कियों पर उत्पीड़न का क्रूर स्तर बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अफगानिस्तान ने दुनिया में एक विनाशकारी मिसाल कायम की है। यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच से वंचित किया जा चुका है। दरअसल 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर अपना नियंत्रण जमा लिया था। 2 दशक अधिक समय के युद्ध के बाद अमेरिका और नाटो सेना अफगानिस्तान से वापस चली गई। इसी के साथ आज के खबरनामे में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खास खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम खबरनामा।